नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हमको वापस एक नए सेशंस की शुरुआत करनी है और इस सेशन में जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा है उसकी 1 से लेकर के 20 तक की यूनिट की हम इसमें यहाँ पर चर्चा करते हैं। सामान्यतः उन प्रश्नों की तरफ फोकस करने का प्रयास करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बने और जिससे आप डीप में जा कर के उन बातों को बहुत बड़े तरीके से एनालिसिस कर पाएँ। इन प्रश्नों का उद्देश्य सामान्यतः यहाँ पर हल कराने के पीछे एक उद्देश्य ये होता है कि आपकी पर्टिकुलर किसी पॉइंट विशेष पर अगर कोई कमजोरी रह जाती है या अगर आप वहाँ पर उसमें वीकनेस अगर है तो उस वीकनेस को हम यहाँ पर इन प्रश्नों की सहायता से दूर कर सकें ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और हमारे को भी एक सफलता का सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो चलते हैं आज अपन इसी प्रकार के टाइटल को इसमें यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने पास यहाँ पर आया, इसमें शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? ये प्रश्न कई बार कई सारी कंपटीशन एग्जाम में आया। आगे इनमें बता देता हूँ कि अब यहाँ पर आप लोगों के सारे कमेंट्स जो है वो देखे जाएं, नाम इसमें यहाँ पर बोले जाएं, इस बात पर फोकस इसमें यहाँ पर नहीं रहेगा। अपना टाइटल ये है कि एनी हालत में हम यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर दमखम लगाएं, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सब लोगों के लगभग यहाँ पर सही हैं या आपने इसको जो है वो याद कर रखा है कि शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के जो रचयिता हैं उसका उत्तर क्या है? तो इसका आंसर है यहाँ पर बी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर गया, वो है इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काव्य दोष की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की थी? ए आचार्य वामन, बी आचार्य भरतमुनि, सी आचार्य विश्वनाथ और डी आचार्य भामह। तो जब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो काव्य दोष की चर्चा करने वाला सबसे पहला इसमें यहाँ पर विद्वान कौन आता है? तो आमतौर पर जिसने सबसे पहले यहाँ पर काव्य गुणों की चर्चा की थी, है ना। बिल्कुल लगभग आप सभी लोगों का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। काव्य दोष का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कविता की पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें कवि के मुख से निकल जाना, लिख दिया जाना जिससे वो डाउनफॉल पर चले जाए, उसमें कोई व्यवधान आ जाए, कोई बाधा आ जाए, उसका अपकर्ष हो जाए। तो उस वाली स्थिति को हम यहाँ पर जिस नाम से इंटरप्रेट करते हैं वो टाइटल क्या कहलाता है? तो इसमें यहाँ पर काव्य दोष कहलाता है। और इस काव्य दोष की सर्वप्रथम चर्चा करने वाला जो विद्वान है उसका नाम अपने पास यहाँ पर क्या है? तो आचार्य भरतमुनि इसका जाता है ना। जब आप आचार्य वामन की बात करते हो तो रीतियों का वर्गीकरण करने वाला सबसे पहला आपके पास यहाँ पर विद्वान आता है। जब विश्वनाथ की अगर हम बात करते हैं तो रस के संदर्भ में अगर आपको याद हो तो वात्सल्य नामक अपने पास यहाँ पर कोई रस होता है, इसको बताने वाला विद्वान विश्वनाथ है। जब भामा की बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका नाम अलंकारों में आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या गया? तो इसका उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? इट मीन्स यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ए पुष्पदंत, बी सरहप्पा, सी शालिभद्र सूरी और डी मंजू कवि। इसका उत्तर क्या जाएगा? ए, बी, सी या फिर अपने पास डी। वेरी गुड, लगभग यहाँ पर सभी का इसमें आंसर सही है। सबका ये कहना है कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन की दृष्टि से क्या होगा? तो इसका उत्तर गया वो है इसमें सरहप्पा, यहाँ पर आंसर जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? अब बिंब क्या है? मेंटल इमेज है। बहुत शानदार प्यारा वाला लेक्चर आप लोगों के लिए इसमें यहाँ पर डला भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बिंब का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऐन्द्रिक होता है, सर्जक कल्पना, प्रेरक अनुभूति, काव्यार्थ दृष्टि और काव्य दृष्टिपरक बिंब दृष्टि, या फिर केवल ऐन्द्रिकता और सर्जक, भाषा और शैली के आधार पर, केवल ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर। वेरी गुड, लगभग हम यहाँ पर अगर देखें तो इसमें सभी जो है वो अपने मुकाम को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका उत्तर यहाँ क्या जाएगा? तो इसका आंसर है इसमें ए, डॉक्टर नगेंद्र ने ये जो ऊपर के 5 नाम आते हुए दिखाई देते हैं इसके आधार पर बिंब, जिसको आप मेंटल इमेज के रूप में डिफाइन करते हो, उसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा 4 का ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर, है ना।
अगला प्रश्न है आपके पास यहां पर 5 नंबर पर कौन सा कथन गलत है। ए, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। बी, बांग्ला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। सी, पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन, सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। इट मीन्स वो कहना चाहता है कि मराठी का कनेक्शन क्या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है, बांग्ला का मागधी से, पहाड़ी का खस से और सिंधी का ब्राचड़ से। तो इसमें से अपने को ये छांटना है कि कौन सा पॉइंट गलत है। वेरी गुड। यदि अगर हम यहाँ पर जानते हैं तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका उत्तर ये वाला जो है गलत है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी निकली है, सही है। ब्राचड़ से सिंधी निकली है, सही है। महाराष्ट्री से मराठी निकली है, सही है। लेकिन जो है बांग्ला जो है वो अर्धमागधी से न निकल करके मागधी से निकली थी, इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर अपने पास यहां पर है, वो है इसमें बी वाला, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रमानाथ को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था। गबन उपन्यास के संदर्भ में रमानाथ को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था। ए, चोरी के आरोप में। बी, गबन के संदेह में। सी, देशद्रोह के आरोप में। और डी, हत्या के आरोप में। क्या आंसर रहेगा इसका। बिल्कुल, इसमें यहां पर चोरी का आरोप नहीं, देशद्रोह का नहीं, हत्या का आरोप नहीं, गबन के संदेह में। और बेसिकली यहाँ पर यही कि गबन तो किया था लेकिन पैसों को जब जमा वहाँ पर कर दिया जाता है तो उस पर किसी प्रकार का आरोप वहाँ पर नहीं लगता, पर फिर भी यहाँ पर गिरफ्तार तो होते हैं। और बेसिकली पुलिस इसी बात का फायदा उठा करके जो हमारे उस समय के वहाँ पर क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जो राष्ट्र के काम में लगे हुए थे, ऐसा एक यहाँ पर इनको गवाह चाहिए था जो उनके खिलाफ झूठी गवाह दे पाए, तो इनकी बात यहाँ से इसमें बनती नहीं है, इसलिए इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा, तो इसका आंसर है वो है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 7, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। इट मीन्स काशी में है। क्या 1880, 1850, 1893 या 1950। इसका सटीक उत्तर क्या जाना चाहिए, ए, बी, सी या फिर अपने पास डी। बिल्कुल, वेरी गुड। नागरी प्रचारिणी सभा की अगर आप बात करो तो इसको कहीं ना कहीं इस वाले सन को स्वामी विवेकानंद के साथ याद कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ कोई रोल है उनका, पर विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में उस वाले सन से जो है आप नागरी प्रचारिणी सभा को आप याद कर सकते हैं कि इनका सन वही है जो स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म सम्मेलन वाला कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ लोगों का इसमें यहाँ पर सही है, लेकिन कुछ लोग इसमें रिकॉल नहीं कर पाए। आंसर इसमें यहाँ पर क्या है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए, 1965, बी, 1971, सी, 1980 या फिर डी इसमें यहां पर आता है वो है 1990। तो इसमें से आप यहां पर इसका सटीक उत्तर जो है वो क्या लगाओगे, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या है, 1971 इसका आंसर यहां पर जाएगा। बिल्कुल, तो आप रचना जो है इसमें यहां पर याद रखिए, सन भी इनका याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में यहां पर जाता है, मैक्सिमम लोगों का उत्तर इसमें यहां पर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आरोही काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, है ना। एक होता है आपके पास अवरोही और एक होता है आपके पास आरोही। आरोही इट मीन्स यहां पर बढ़ते क्रम में। तो उन्होंने कहा कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन, इस प्रकार की यहां पर बात होगी। ए, पृथ्वीराज रासो रामचंद्रिका रामचरितमानस कामायनी, ये वाला है क्या। बी, कामायनी पृथ्वीराज रासो रामचरितमानस रामचंद्रिका, ये वाला है क्या। रामचरितमानस रामचंद्रिका कामायनी पृथ्वीराज रासो ये है, या फिर डी, पृथ्वीराज रासो रामचरितमानस रामचंद्रिका और कामायनी। इसमें से जो है आप यहां पर आरोही क्रम में जब अगर आप इसको जमाओगे तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ए, बी, सी या डी। वेरी गुड, बिल्कुल। इसमें यहां पर इसका आंसर जाएगा कि पहले पृथ्वीराज रासो, देन यहां पर रामचरितमानस, देन रामचंद्रिका, देन कामायनी, है ना।
तो इसलिए इसका सटीक उत्तर यहाँ पर क्या गया, इसका सटीक उत्तर जाएगा वो है इसमें डी, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कामायनी के संदर्भ में बात जाती हुई दिखाई देगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निपुणिका कौन थी? ए बाणभट्ट की प्रेमिका, बी एक निम्न जाति की विधवा, सी एक बौद्ध भिक्षुणी, डी राजश्री की दादी। यदि आप यहाँ पर बाणभट्ट की कथा के संदर्भ में अगर आप इसको यहाँ पर देखते हैं तो बिल्कुल आपको इसमें यहाँ पर पता चलेगा कि इसका उत्तर क्या है। वेरी गुड, एक निम्न जाति की विधवा। और जहाँ पर बेसिकली जाति की बात इसमें अगर आती है तो नापित, जिसे हम यहाँ पर नाई के रूप में जानते हैं, ये इसका उत्तर इसमें जाएगा। तो लगभग इसमें यहाँ पर सभी साथियों का आंसर सही है। तो इसका उत्तर क्या है? तो 10 का है आपके पास कि निपुणिका कौन थी? एक निम्न जाति की विधवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध संत के अनुसार सद्गुरु की क्या विशेषताएं होती हैं? ए वह केवल ज्ञान देता है, बी वह शिष्य की रक्षा करता है, वह समाज से दूर रहते हैं, डी वह केवल विद्वानों को उपदेश देते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक आपको तरीका और बता दूं, ये जो इस प्रकार की आइडियोलॉजी होती है ये आंसर को काटने का तरीका है। अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो आंसर को काटने का तरीका है। सामान्यतः जब इस प्रकार की आइडियोलॉजी में इनका चुनाव करते हैं तो अपना ये रहता है कि हाँ बिल्कुल इस प्रकार की बातों को समाहित न करें, आगे वो समाज से दूर रहते हैं, ये भी कोई इस प्रकार की बात आ रही। तो जो संत लोग हैं वो हमेशा इस प्रकार के अपने नेचर के साथ काम करते हैं कि उनके शिष्यों की रक्षा भी इसमें होती हुई दिखाई दे। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका आंसर है कि वह शिष्य की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां निम्न में से है? ए रासो काव्य की रचना हुई है, बी ऐतिहासिकता का अभाव रहा है, सी छंदों की विविधता थी उसमें, और डी उपरोक्त सभी। इट मीन्स हमको हमारे पास जो आदिकाल वाला टाइम पीरियड आता है उस आदिकाल की कौन सी प्रवृत्ति इट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या है? तो ये पॉइंट जो है इसमें यहाँ पर विशेषताओं की चर्चा इसमें होती है। वेरी गुड, बिल्कुल लगभग इसमें यहाँ पर सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं या आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका उत्तर क्या जाएगा। तो इसका उत्तर है डी, रासो काव्य की रचना, ऐतिहासिकता का अभाव, छंदों की विविधता, आदिकाल की ये सभी विशेषताएं हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। इसका उत्तर है वो है इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर 13 नंबर पर, सूरदास ब्रह्मर गीत सार के संदर्भ में गोपियां किस प्रकार के भजन का अनुसरण करती है? ए वो प्रेम भजन की बात करती है, या वैराग्य भजन होता है, या शास्त्रीय भजन होता है, या भक्ति रहित भजन होता है। तो यदि अगर आपने इस पार्ट में यहाँ पर अच्छे से इसको अगर एक बार सुन लिया है तो इसमें अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं है। वैराग्य भजन और इसमें यहाँ पर शास्त्रीय भजन आदि की बातें सामान्यतः इसमें यहाँ पर नहीं है, न ही भक्ति रहित भजन की बात है। वो तो वहाँ पर प्रेम 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 और वैराग्य के जब उपदेश भी दिए जाते हैं तो बोले ये वैराग्य के उपदेश हमारे यहाँ पर कोई काम के नहीं है। तो लगभग इसमें यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है कि इसका आंसर जाएगा क्या? तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर प्रेम भजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बिहारी सतसई के संदर्भ में नायिका अपनी मन की स्थिति की तुलना या नायिका अपनी मन की स्थिति किससे तुलना करके व्यक्त कर रही है? ए पत्थर पर अंकित चित्र से, बी समुद्र की लहरों से, सी पानी में मिले नमक से, और डी बादलों से घिरे चंद्रमा से। बकायदा वहां पर शानदार तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन है। वेरी गुड, बिल्कुल इसमें तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है? इसका उत्तर है पानी में मिले नमक से जो है वहां पर चर्चा होती है। तो आंसर जाएगा इसमें क्या? तो इसका आंसर है वो है इसमें सी उत्तर यहाँ पर जाएगा, पानी में मिले नमक से यहाँ पर बात आती है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है संत काव्य की प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं? ए संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं, मतलब भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। बी संत काव्य में गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। सी संत काव्य में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें यहाँ पर संत काव्य की विशेषता आप इसमें से कौन सा पॉइंट लेते हो? बिल्कुल सही जवाब इसमें यहाँ पर लगभग सभी लोगों का उत्तर सही है।
कि भाव प्रधान है, गुरु की महिमा का बाकायदा प्रतिपादन है और ज्ञान की महत्ता को भी इसमें महत्व दिया गया है। तो इसका उत्तर है वो है यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है 15 का आंसर, बिल्कुल लगभग सभी लोगों का आंसर कहीं ना कहीं सही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैं नीर भरी दुख की बदली के संदर्भ में नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक और डी उत्प्रेक्षा। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? नयनों में दीपक से जलते, है ना। जब अगर आपके पास, वेरी गुड, बिल्कुल, जब सा सी से समतुल्य नाई जो सरीखा कीवर्ड, सा सी से सम तुल्य नाई जो सरीखा वाले जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसके साथ चलते हैं? तो वो आंसर आते हैं आपके उपमा में। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है अपने पास यहां पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी नूर मोहम्मद, सी शेख मोहिदी और डी इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है? ए, बी, सी या डी? वेरी गुड। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या जाएगा? इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं यहां पर। अब मैं आपको इसमें यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहां पर लिख करके बताइएगा, फिर जो है मैं इसका अगले उसमें वहां पर आपको जवाब दूंगा कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट। नदी के द्वीप कविता का मुख्य संदेश क्या है? ए व्यक्ति को समाज में पूरी तरह विलीन हो जाना चाहिए, बी व्यक्ति को समाज से पूरी तरह अलग रहना चाहिए, सी व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज का अंग बनना चाहिए, सी समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। बिल्कुल, यदि अगर आपने पाठ पढ़ा है तो ये प्रश्न इसमें यहां पर गलत नहीं होगा। सही जवाब चलते हैं इसमें क्या है? तो इसमें यहां पर है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज का अंग बनना चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा यहां पर, यह है सटीक वाला, इसमें सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 19। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहां माना है? ए सोरो, बी रामपुर, सी राजापुर और डी सिही। ए सोरो, बी रामपुर, सी राजापुर और डी सिही। इसका उत्तर क्या जाएगा? ए, बी, सी या डी? वेरी गुड। कुछ लोगों को इसमें यहां पर याद है कि रामचंद्र शुक्ल ने राजा राम, है ना, तो इसका जो है उन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान कहां माना है? तो उन्होंने माना है राजापुर। कहां माना है? तो आंसर है राजापुर। राजा राम, राम राजा। आप यहां से जो है इसको याद रखें, अच्छा प्रश्न है, मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20। अंधेरे में रचना के संदर्भ में तालाब के शीशे में उभरने वाली आकृति, तालाब के शीशे में उभरने वाली आकृति किसका प्रतीक है? ए आत्मचिंतन और अंतर्मन की छवि, बी मृत्यु का संकेत, सी किसी भूत प्रेत का आभास, डी समाज की कुरूपता। ए, बी, सी या डी? है ना, तालाब में आकृति उभर रही है, शीशा उभ के समान वहां पर उभर रहा है, बिल्कुल, तब वहां पर अपनी बात इसमें आती है। और यदि आपने ये पाठ जो है बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। आत्मचिंतन और आत्म अंतर्मन की छवि को जो है इसमें इसके अंदर यहाँ पर उभारा गया है, तो इसका उत्तर जाएगा, ये पॉइंट है इसमें 20 का क्या? तो आंसर है इसमें ए। चलते हैं 21। क्वेश्चन जो है अगला है अपने पास। निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। एक बिहारी केशव देव घनानंद, बी बिहारी देव घनानंद केशव, सी केशव बिहारी देव घनानंद और डी देव केशव बिहारी और घनानंद। इसका जो है सटीक उत्तर आप यहां पर क्या लोगे? ए, बी, सी या फिर आपके पास डी? जल्दी से फास्ट। ऐसे प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट जोन में तो होते हैं, लेकिन नो डाउट पाला तो पड़ा है, निपटना तो है ऐसे प्रश्नों से, है ना। सही जवाब इसका आंसर इसमें यहां पर क्या है? केशव बिहारी देव और घनानंद। इसका आंसर यहां पर जाएगा पहले केशव
केशव के बाद बिहारी, बिहारी के बाद देव, और देव के बाद किसका नाम आया? तो नाम आया अपने पास यहां पर घनानंद का। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इसमें, हार की जीत कृति के संदर्भ में बाबा भारती किस गुण के प्रतीक हैं? ए क्रूरता और स्वार्थ, बी करुणा और उदारता, सी चालाकी और धोखा, और डी अहंकार और घृणा। क्या लोगे उत्तर? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर होगा वो है अपने पास यहां पर करुणा और उदारता का इसमें यहां पर मैसेज है। तो आंसर अपने पास क्या है? तो इसका उत्तर है वो है इसमें बी। चले नेक्स्ट पॉइंट, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं। इट मीन्स यहां पर द्विवेदी युग की इसमें से कौन सी विशेषता है? ए, इसमें यहां पर देश प्रेम, अतीत गौरव और स्वदेश अभिमान की अभिव्यक्ति हुई है। बी, श्रृंगार भावना का विरोध हुआ। सी, बाल विवाह नारियों की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप यहां पर कौन सा पॉइंट लेते हैं? ए, बी, सी या फिर आपके पास डी? वेरी गुड, इसका उत्तर यहां पर क्या जा रहा है? तो इसमें यहां पर देश प्रेम, अतीत गौरव की बात है, श्रृंगार भावना का विरोध किया है, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थितियों पर जबरदस्त तरीके से टीका टिप्पणी की है। इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या है? तो 23 का उत्तर जाएगा वो है इसमें डी, उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्या ऐसा नहीं हो सकता? रचना के संदर्भ में लेखक अपने मित्र के व्यवहार से क्या महसूस करता है? ए, मित्र औपचारिकता निभाता है। बी, मित्र बहुत अमीर हैं। सी, मित्र असभ्य हैं। डी, मित्र उसे पसंद नहीं करता। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल, उसको यहां पर यह है कि वो औपचारिकताएं बहुत निभाता है उसका मित्र। यदि कांच खराब होगा तो पड़ोस के यहां से मांग करके ले आएगा। यदि वहां पर चादर अगर फटी हुई होगी तो उसको जो है नई से ढकने का प्रयास करेगा। यदि टूटा हुआ कप होगा और एक अच्छा कप होगा तो अच्छा कप उसकी तरफ बढ़ाएगा, मेहमान की तरह वो टूटा हुआ वो रखेगा। तो बोले यार इस प्रकार की बिना कारण की औपचारिकताएं जो है तो क्यों निभाता रहता है? इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो लगभग इसमें यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर जो है इसमें सही है ए। हमने पहले कहा कि आज जो है वो आप लोगों के इसमें बहुत सारे इसमें यहाँ पर नाम बार बार नहीं लेंगे, चलते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियों का सुमेलित युग्म नहीं है। इट मीन्स यहां पर कौन सी रचना किसकी है या नहीं है? ए, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, धर्मवीर भारती आपका बंटी। सी, श्रद्धाराम फुलोरी, भाग्यवती। डी, जैनेन्द्र परख। तो यहां पर कौन सा जोड़ा जो है वो इसमें सही नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल इसमें यहां पर सभी कह रहे हैं कि सर ये जो आप बंटी है मन्नू भंडारी के द्वारा वाला जो पॉइंट इसमें यहां पर आता है तो धर्मवीर भारती की रचना आपका बंटी इसमें यहां पर नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसलिए इसका उत्तर है वो है अपने पास बी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ए, 1972, बी, 1983, सी, 1965 और डी, 1950। तो इसका उत्तर जो है वो आप इसमें यहां पर क्या लोगे? ए, बी, सी या फिर आपके पास डी? 72, 83, 65, 50 क्या जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड, इसका आंसर जो है वो अपने पास यहां पर क्या जाएगा? तो भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी की जब पुरस्कार की बात करते हैं तो आंसर इसमें 1972 इनका आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए, सरस्वती, बी, इंदु, सी, मर्यादा और डी, हंस। ए, सरस्वती, बी, इंदु, सी, मर्यादा और डी, हंस। इसका सटीक उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या होगा? वेरी गुड, इसका सटीक उत्तर होगा वो टाइटल अपने पास इसमें क्या है? इंदु, है ना। इस प्रश्न में यहां पर थोड़े से हाथ आप लोगों के रुक गए।
और इसका जवाब देने में यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पॉइंट है, याद कर लेना। इसका उत्तर क्या गया? तो इसका उत्तर है इंदु। नेक्स्ट पॉइंट, खूनी हस्ताक्षर कविता के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या करना आवश्यक था? ए, केवल भाषण देना, बी, अपने जीवन, धर्म, धन और वर्चस्व का बलिदान देना, सी, ब्रिटिश सरकार से निवेदन करना, और डी, विदेशी शक्तियों से सहायता मांगना। बिल्कुल वेरी गुड, इसमें यहां पर अपने जीवन, धन और वर्चस्व का बलिदान देना, इसकी बात इसमें यहां पर आती हुई दिखाई देती है। तो 28 का बिल्कुल लगभग सभी लोगों का आंसर कहीं ना कहीं इसमें यहां पर सही है, बी आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस रचना को डेस 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 कहा जाता है। उस रचना को डेस डेस कहा जाता है। ए, आत्मकथा, बी, जीवनी, सी, संस्मरण, डी, रेखाचित्र। बिल्कुल वेरी गुड, लगभग यहां पर सभी लोगों ने इसमें जो है वो बना लिया है, क्योंकि इसका आंसर यहां पर क्या है? तो इसका आंसर है इसमें जीवनी की। जब अगर किसी महान व्यक्तित्व की जीवन का कोई संपूर्ण चित्रण जो है वो विवरण क्रमबद्ध रूप से अगर प्रस्तुत करता है तो उसका आंसर यहां पर किसी अन्य लेखक के द्वारा किया जाता है, तो उसका उत्तर इसमें यहां पर जाता है बी। तो आंसर इसमें यहां पर जीवनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट 30, मेरी मां आत्मकथा के संदर्भ में बिस्मिल मां के चरणों को प्रणाम करके तथा किसका स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहता था या चाहते थे, है ना। तो ए, गुरुदेव, बी, परमात्मा, सी, राष्ट्र, और डी, मित्रों। हाँ बिल्कुल, बकायदा इसमें यहां पर शानदार तरीके से चर्चा है, और इस पार्ट में यहां पर यह आता हुआ दिखाता है कि परमात्मा का स्मरण करके अपने शरीर को त्याग करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इसमें क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा वो है इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट 31, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? बेसिकली जब अपने पास यहां पर क्या होता है कि ये जो भरत मुनि का जो रस सूत्र है ना, क्या विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रास रसः निष्पत्ति, तो उनके उस रस सूत्र की जब व्याख्या की गई तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद नाम से उस व्याख्या को करने वाला विद्वान कौन था? ए, भट्ट नायक, बी, भट्ट लोलट, सी, आचार्य शंकुक, या डी, आचार्य अभिनवगुप्त। तो इसका सटीक आंसर क्या जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर आपके पास क्या है? तो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद नाम से की है। जबकि अगर हम यहां पर आचार्य शंकुक की बात करते हैं तो उन्होंने भरत मुनि की रस सूत्र की व्याख्या जिस नाम से की है वो टाइटल इसमें यहां पर क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा अनुमितिवाद नाम से, इसका यहां पर आंसर रहेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 32, दोपहर का भोजन कहानी में रामचंद्र क्या कार्य करता है? क्या रामचंद्र को यहां पर एज ए शिक्षक के रूप में बताया गया है, बी, दुकान पर काम करने वाले के समान बताया गया है, सी, समाचार पत्रों में प्रूफ रीडिंग करने वाला बताया गया है, या डी, उसे मजदूरी कर्ता के रूप में बताया गया है। तो इसका सटीक उत्तर क्या लोगे? ए, बी, सी, या फिर डी? वेरी गुड, तो उसका सटीक उत्तर जाएगा कि उन्हें वहां पर समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग करने वाला बताया गया है यहां पर रामचंद्र को, है ना। तो इसका उत्तर अपने पास क्या आ जाएगा? इसका उत्तर है वो है इसमें 32 का सी। नेक्स्ट पॉइंट 33, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? अच्छा प्रश्न है ना। निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? तो इस वाले पॉइंट को तो बिल्कुल सब लोगों ने काट ही दिया, क्योंकि ये तो व्यंजन वाला पॉइंट है और संयुक्त व्यंजन। इसमें से यहां पर इसका आंसर क्या जाएगा? ओहो, कुछ लोग कॉन्सेप्ट बिगड़ रहे हैं इसमें, लेकिन अगर आप इसमें यहां पर देखोगे तो बेसिकली जो जीवा है या जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है ना। एक जिसमें यहां पर आता है अग्र, एक आता है आपके पास मध्य, और एक इसमें यहां पर नाम आता है वो है पश्च। अग्र, मध्य और पश्च।
जब हम यहाँ पर अग्र की बात करते हैं तो इसके अंदर जो नाम आते हैं वो आपके पास ये हैं 4, ई या ए के रूप में डिफाइन करते हैं। जब अगर हम यहाँ पर मध्य की बात करते हैं तो इसका उत्तर है अपने पास अ। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर आ है। और ये प्रीवियस ईयर के टाइटल में यहाँ पर आ चुका या आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब बाकी के जो बचे हैं वो सब कहाँ जाएंगे, तो उनको आप पश्च स्वर के अंतर्गत रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। लेखिका शिवानी की पहली कहानी कितने वर्ष की आयु में और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जब उनकी उम्र 10 वर्ष थी और सरस्वती पत्रिका में, बी जब वो 12 वर्ष की थी और नटखट में, सी जब वो 15 वर्ष की थी बाल भारती में, और जब वो 18 वर्ष की थी और कथा सरिता में। तो इसमें से यहाँ पर इसका उत्तर क्या जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर इसमें यहाँ पर जाएगा 12 वर्ष और नटखट नामक पत्रिका में उनका प्रकाशन यहाँ पर होता है। तो उत्तर क्या है इसमें, बी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, निम्नलिखित में से न्यायाधीश किस स्वर संधि का सही उदाहरण होगा? ए, न्यायाधीश में यण संधि है, बी, न्यायाधीश में वृद्धि संधि है, सी, न्यायाधीश में आयादी संधि है, या फिर इसमें यहां पर दीर्घ संधि है। जल्दी फास्ट इसका उत्तर दो। और एक फिर यहां पर अच्छी क्वालिटी वाली बात बताऊंगा इसमें मैं आपको, बहुत शानदार बात। यहां पर कुछ लोग आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे हैं। बेसिकली न्यायाधीश में जो संधि है वो है आपके पास दीर्घ, पॉइंटर यहाँ है न्याय, और उसके बाद में ये है इसमें आधीश, है ना। तो ये पॉइंट आपके पास न्यायाधीश जो शब्द हैं वो ये 3 बार टूट सकता है और लॉजिकल दृष्टि से टूट सकता है। पहली बार जब इसको तोड़ा गया इस पॉइंट को, तो यहाँ पर अपन ने रूल लगाया इसमें दीर्घ का, फिर ये पॉइंट भी टूट सकता है। और जब ये पॉइंट टूटा तो नी प्लस आय, इसमें आपने रूल लगाया वो है यण संधि का। फिर इस वाले पॉइंट को जब आपने आगेन तोड़ा आधीश को, तो ये आपके पास इसमें आधी और इस रूप में ये टूटा, तो इसमें आगेन आपने यहाँ पर दीर्घ का रूल लगाया। तो बड़ा प्यारा शब्द है, एक आध बार किसी जगह हाईलाइट हुआ है कि न्यायाधीश शब्द जो है वो कितनी संधि विच्छेद की दृष्टि से कितने प्रकार से टूट सकता है लॉजिकली, 1, 2, 3 या 4। तो लोग यहाँ पर भेजे में जो है वो बात जाने वाली ही नहीं थी, और ये कितने प्रकार से, तो वास्तव में एग्जामिनर को सलाम करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर जो बात आती हुई दिखाई दी कि 3 तरीके से टूटा, पहले न्याय प्लस आधीश, फिर नी प्लस आय और फिर आधी प्लस ईश। अच्छा है, शानदार है, बिल्कुल थंब को लगाने लायक आपके पास यहाँ पर प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, राखी का मूल्य एकांकी के लेखक कौन हैं? ए, प्रेमचंद, बी, हरि कृष्ण प्रेमी, सी, रामधारी सिंह दिनकर, और डी, महादेवी वर्मा। ए, प्रेमचंद, बी, हरि कृष्ण प्रेमी, सी, रामधारी सिंह दिनकर, और डी, महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर क्या लोगे? राखी का मूल्य। वेरी गुड। ये जिनकी रचना है वो यहाँ पर किनकी है? हरि कृष्ण प्रेम साहब की हैं। और राखी का जो पवित्र बंधन है वो आपस में भाई बहन के प्रेम का बंधन है, इसलिए किनके द्वारा लिखा गया है? तो हरि कृष्ण प्रेमी साहब के द्वारा इस पाठ को लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का पूर्व पद कैसा होता है? ए, उपसर्ग होता है, बी, प्रत्यय होता है, सी, अव्यय होता है, और डी, क्रिया होता है। ए, बी, सी या डी? वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, नो डाउट होना भी चाहिए। प्रत्यय होता है ये नहीं है, क्रिया होता है ये नहीं है। ये ऑप्शन भी सही है मेरे लाला, लेकिन इसके जो सही होने का जो परसेंटेज है वो 50% है। पहले तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अव्ययभाव में का अव्ययभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और अव्यय ऐसा होता है जो अव्यय, जिसमें व्यय न हो, अर्थात जिस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव न पड़ता हो और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न होता हो, इस प्रकार के टाइटल को कहा जाता है अव्यय। तो इसलिए इसका अगला यहाँ पर 100% के साथ इसमें उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा वो है सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 38। अगला है, दादी की घड़ी कहानी में संयुक्त परिवार का कौन सा पहलू उजागर किया गया है?
इनमें आपसी प्रेम और समन्वय होता है। बी, परिवार में अनुशासन होता है। सी, बड़ों का सम्मान होता है। डी, बच्चों की पढ़ाई होती है। बिल्कुल, इसमें यहाँ पर जिसकी बात की गई है इस पार्ट में, सही जवाब। बिल्कुल, इसमें यहाँ पर जिस पार्ट की, इसमें यहाँ पर जिस पॉइंट्स की बात की गई है कि आपसी प्रेम और समन्वय की बात को यहाँ पर ये दादी की घड़ी वाला पॉइंट कहीं ना कहीं उजागर करता है, और वास्तव में यहाँ पर घड़ी का बड़ा शानदार तरीके से रोल लिया भी गया है ना। चलते हैं 39। निम्नलिखित में से लावारिस शब्द में डेस 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 उपसर्ग हैं। लावारिस में कौन सा उपसर्ग है? ए, लाओ, बी, इस, सी, वारिस और डी, ला। वेरी गुड। इसमें यहां पर जो है वो आपके पास कौन सा है? तो ये आपके पास लावारिस में जो उपसर्ग है वो है ला, और बेसिकली ये हिंदी का है। लावारिस में ला उपसर्ग है, हिंदी का है? नो, लावारिस में ला उपसर्ग आया, संस्कृत का है? नो, फिर विदेशी का। ठीक है, अरबी, फारसी या उर्दू के अंतर्गत हम इस पॉइंट को यहां पर ले जाकर के रखते हैं, और इस प्रश्न के संदर्भ में इसका आंसर क्या? डी। नेक्स्ट पॉइंट 40। पत्नी पाठ के संदर्भ में तिरस्कृत मकान शब्दावली का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? ए, समाज से कटे हुए क्रांतिकारियों का निवास। बी, सुनंदा के भावनात्मक अकेलेपन का प्रतीक। सी, स्वतंत्रता संग्राम की विफलता। डी, गरीबी और आर्थिक तंगी। है ना। तो यहाँ पर जब सुनंदा को याद करते हो तो बेसिकली यही है कि उनको जो वहाँ पर एक प्यार और ये जो चीज़ मिलना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। भावनात्मक रूप से कहीं अकेली होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनका पति कालिंदी चरण राष्ट्र की गतिविधियों में जबरदस्त तरीके से भाग लेने के कारण जो व्यक्तिगत वाली चीज़ें होती हैं वो छूट जाती है। तो इसका उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट पॉइंट 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? नहीं। ए, मनुजता। बी, घुमाव। सी, घसियारा और डी, अपराध। इसमें से यहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बोले यहां पर ता है, यहां पर आव है, यहां पर जो है वो आरा है, और इसमें यहाँ पर अप तो है, लेकिन अप जो है इसमें क्या है? तो आंसर है इसमें उपसर्ग हैं, है ना। इसलिए इसमें यहाँ पर प्रत्यय नहीं है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा वो है यहाँ डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 42। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? ए, भोपाल। बी, उज्जैन। सी, इंदौर और डी, ग्वालियर। ए, भोपाल। बी, उज्जैन। सी, इंदौर और डी, ग्वालियर। क्या रहेगा इसका उत्तर? वेरी गुड, लगभग सभी को इसमें यहाँ पर पता है। बोले इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? तो इसका उत्तर है वो है इसमें उज्जैन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 43। आत्मविश्वास पाठ के संदर्भ में डरपोक बालक के प्रभाव से क्या हुआ? एक बालक है, उसमें वहां पर डरपोक होता है, दूसरे बालक पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? ए, दूसरा बालक भी डरपोक हो गया। सी, दूसरा बालक भी बहादुर हो गया। सी, वे दोनों जंगल में चले गए। डी, लेखक ने उन्हें अलग कर दिया। वेरी गुड, इसका यहां पर क्या पॉइंट है? तो दूसरा बालक भी डरपोक हो गया। इसलिए जब अगर कोई आत्मविश्वास से भरी बातें करते हैं तो अपने अंदर भी आत्मविश्वास अपनी रगों में भी दौड़ने लगता है। लेकिन यहां पर बार बार जब समस्या का समाधान न करके केवल डरावनी बातें करते हैं तो दूसरा पड़ोस वाला भी वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बार बार अगर अपने पास आकर के गरबे करेगा, बार बार अपने पास आकर गरबे करेगा और ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, ये जो है वो इस प्रकार की आत्माओं से जो है कहीं ना कहीं दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है? नहीं तो फिर अपना भी आत्मविश्वास डगमगाता है। बिल्कुल सही जवाब ए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पन प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? ए, एकाकीपन। बी, सौंदर्य। सी, वीरता और डी, प्रेरणा। क्या उत्तर आएगा? बिल्कुल सही जवाब पन, क्योंकि यहां पर इसमें इस प्रश्न में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल वाला एस्पेक्ट नहीं है। इसका उत्तर है एकाकीपन में पन प्रत्यय है। नेक्स्ट पॉइंट। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में मोहन कौन था? एक गरीब बच्चे का बेटा।
बी सेठ बनारसी दास का बेटा, सी वृद्धा का पोता और डी मंदिर का पुजारी। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर याचक और दाता कहानी के संदर्भ में ये कौन था, तो ये था आमतौर पर सेठ बनारसी दास का बेटा। इसीलिए जो है इस पाठ को याचक को दाता बनाना और दाता को याचक बनाना बड़ा शानदार तरीके से इसमें यहां पर डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट 46, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए भीरुता, बी पाकिस्तान, श्रीमती, सी श्रीमती और डी सिंदूर। तो इसमें से यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वेरी गुड। इसमें यहां पर कुछ लोग ये बता रहे हैं कि श्रीमती, पर लाला ये गलत है। कभी भी जो है इसको छोटी मत समझना। श्रीमती में मती की जो ती होती है ना वो बड़ी होती है, क्योंकि अभी तो नहीं, पर जब आएगी तब बताएगी आपको कि बड़ा और छोटा कौन। तो इसलिए यहां पर शुद्ध वर्तनी की जब बात करते हैं तो इसके हिसाब से आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर है वो है भीरुता, न कि इसमें यहां पर सी वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 47, भगवान के डाकिए के संदर्भ में मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को क्यों नहीं समझ पाते? ए वे बहुत जटिल होती है, बी वे अदृश्य होती है, सी वे प्रकृति के संकेतों में होती है, सी वे बहुत धीमी गति से आती है। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब इसमें कि वे प्रकृति के संकेतों में होती है, इसलिए मनुष्य उनको समझ नहीं पाता। इसमें यहां पर इसी प्रकार से इस पाठ को कुछ समझाने का प्रयास किया गया है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा है, व्यर्थ न कर अभिमान एक दिन बिट जाना है, राजा हो या रंक न कोई बच पाना है, आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा, तजा न जिसने लोभ सलील वह पछताएगा। उपरोक्त छंद का नाम बताइए कि इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? ए उल्लाला, बी रोला, सी हरि गीतिका और डी गीतिका। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। कुछ लोग इसमें यहां पर आंसर दे रहे हैं, बोले इसमें यहां पर जो कॉम्बो पैक जिस प्रकार सिस्टम को अगर हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मात्राओं काउंटिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से इसका उत्तर इसमें यहां पर क्या जा रहा है? इसका उत्तर जा रहा है वो रोला छंद, जिसे आमतौर पर आप और हम काव्य छंद के रूप में भी डिफाइन करते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि रोला छंद को किस और अन्य नाम से जाना और पहचाना जाता है, तो इसका उत्तर क्या है? काव्य छंद। नेक्स्ट पॉइंट 49, क्या निराश हुआ जाए? निबंध में लेखक के अनुसार जब लोग दोषों का पर्दाफाश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो और क्या करना चाहिए? ए दोषों का मजाक उड़ाना चाहिए, बी अच्छाई को उजागर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सी केवल दोषों को उजागर करना चाहिए, डी दोषों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। वेरी गुड। इसमें यहां पर जिस बात को हाईलाइट कि ठीक है, ये सब यहां पर आदमी संसार में यहां पर कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार के दोष हैं, लेकिन जब अगर आपको दोष दिखाई देते हैं तो उसके साथ आपको अच्छाइयाँ भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी आदमी 100% यहाँ पर बुरा कभी नहीं होता। इसलिए इसमें यहाँ पर एक कहा गया कि अच्छाई को भी उजागर करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से एकत्र का विलोम शब्द क्या है? ए प्रधान, बी विनीत, सी विकीर्ण और डी अकर्तव्य। डी अकर्तव्य, इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? ए बी सी या डी? वेरी गुड। एक तरफ आप इकट्ठा करते हो तो दूसरी तरफ आप फैलाते हो, है ना। तो विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसलिए इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? इसलिए सटीक उत्तर है इसका अपने पास यहां पर सी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 51। रमेश चंद्र साहा ने किन छोटे शहरों में शिक्षण कार्य किया? मतलब मध्य प्रदेश के कौन से छोटे शहरों में शिक्षण कार्य किया? ए कानपुर लखनऊ, बी भोपाल और इंदौर, सी सीधी और पन्ना, डी उज्जैन और ग्वालियर। वेरी गुड। यहां पर इसमें जिसकी चर्चा होती है वो पॉइंट अपने पास क्या आता है? तो सीधी और पन्ना में भी इन्होंने यहां पर जैसे छोटे शहरों में भी कहीं ना कहीं काम किया है, तो आंसर इसमें 51 का है, वो है इसमें सी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 52। निम्नलिखित में से गीदड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए हिल्लोल, बी दुरूह, सी जंबूक और डी लहरी। वेरी गुड। इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा?
तो यहां पर गीदड़ को जंबुक नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। तो उत्तर है इसमें सी। ठीक है, सही जवाब लगभग सभी का यहां पर सही है। चलते हैं अगले 53 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु, ए आसान और दुष्ट, बी कठिन और दुष्ट, सी कठिन और दुष्ट, डी कठिन और दुष्ट। वेरी गुड। पर कुछ लोग यहां पर इसमें निपट गए, है ना, कुछ लोग इसमें यहां पर निपट गए। बेसिकली इस पॉइंट में देखिए, ये प्रीवियस ईयर का विगत वर्ष का प्रश्न है, जिसके आगे भी यहां पर संभावित प्रश्नों में संभावनाएं बनती हैं। यहां ज्ञान गया चूल्हे में। बेसिकली यहां पर जिस बात को लेकर के कि तुमको स्पेलिंग के बिहाव पर तुम्हारा प्रश्न सही और गलत करा रहा है, तो मतलब एक साथ दो तीन चीजें चेक कर रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या गया, इसका उत्तर है कठिन और दुष्ट इसका आंसर जाएगा। तो यहां पर असाधु असाधु इट मीन्स यहां दुष्ट, असाध्य इट मीन्स यहां पर आपके पास कठिन। तो आंसर इसमें यहां पर क्या है, इसका डी है। इसमें यहां पर केवल स्पेलिंग मिस्टेक से एग्जामिनर ने गलत कर दिया। इसको कहते हैं वर्तनी पर आधारित आइडियोलॉजी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 54 पिंगल भाषा के संदर्भ में सत्य युग्म क्या है। ए पिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का योग, बी पिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा का योग, सी पिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस अवधी का योग, और डी पिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस सिंधी का योग। क्या होगा, पिंगल एक कर्णप्रिय भाषा। वेरी गुड। इसमें से यहां पर इसका उत्तर इसमें क्या है, अच्छा और शानदार और मास्टर स्ट्रोक वाला ये प्रश्न है। इसका आंसर अपने पास है कि पिंगल बराबर क्या होता है, तो जब अपभ्रंश में ब्रजभाषा का योग होता है, जब अपभ्रंश में ब्रजभाषा का योग होता है तो उसे जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है पिंगल, और पिंगल शब्द का मतलब होता है कर्णप्रिय, है ना। तो बहुत बढ़िया और क्वालिटी वाला प्रश्न है आपके पास, याद रखिएगा। मास्टर स्ट्रोक के रूप में लीडिंग दिला सकता है, क्योंकि हर किसी की पकड़ नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें यहां पर आंसर देने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो चलिए आज का समय आ गया है यहां पर जय हिंद कहने का, तो इसलिए कल फिर नए सेशन के साथ यहाँ पर मिलते हैं, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया और प्रश्नों के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।